भीड़ से भरे शिवाजी चौक पर उस दोपहर कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में यहां ऐसा दृश्य बनेगा जिसे लोग सालों तक याद करेंगे। चिलचिलाती धूप सिर पर आग की तरह बरस रही थी। सड़क की गर्मी पैरों के तलवे जला रही थी और ट्रैफिक का शोर पूरे चौराहे को दबाए हुए था। लोग अपनी अपनी जल्दी में थे, कोई ऑफिस पहुंचने की चिंता में, कोई दुकान खोलने की, तो कोई बस इस झुलसाती गर्मी से बचकर आगे निकल जाने की कोशिश में। ठीक इसी भीड़ के बीच कानून अपनी पूरी सादगी और सख्ती के साथ खड़ा था, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी दिखावे के। और उस कानून का चेहरा थी एक युवा लेडी आईपीएस अधिकारी, आरोही मल्होत्रा। आरोही की उम्र सिर्फ 25 साल थी। वर्दी अभी नई थी, कंधों पर चमकते सितारे अभी पूरी तरह धूप में झुलसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी वह किसी अनुभवी अफसर से कम नहीं थी। उसने सीधे खड़े होकर ट्रैफिक चेकिंग की कमान संभाल रखी थी। उसका लहजा सख्त था, मगर अपमानजनक नहीं। वह जानती थी कि सड़क पर खड़ा हर इंसान अपराधी नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही सच था कि कानून तोड़ने वाले को छोड़ा नहीं जा सकता। बिना हेलमेट वालों को रोका जा रहा था, कागजात चेक हो रहे थे, और जिन गाड़ियों पर काली फिल्म या बिना नंबर प्लेट के शक था उन्हें साइड में लगवाया जा रहा था। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। किसी को हैरानी थी कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी जिम्मेदारी कैसे संभाल रही है, तो किसी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि आज विप गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन आरोही इन सब से बेपरवाह अपने कर्तव्य में डूबी हुई थी। तभी अचानक दूर से सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक कई गाड़ियों का काफिला तेजी से शिवाजी चौक की ओर बढ़ रहा था। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी। लोग समझ गए कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है। सबसे आगे एक सफेद रंग की महंगी एसयूवी थी, जिसकी खिड़कियों पर गहरी काली फिल्म चढ़ी हुई थी और ऊपर लाल बत्ती चमक रही थी। उसके पीछे और भी गाड़ियां थीं, काली, चमचमाती, ताकत और रसूख का खुला प्रदर्शन करती हुई। आरोही ने उस काफिले को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई। यह वही चीज थी जिसके खिलाफ यह चेकिंग अभियान चल रहा था। उसने बिना हिचक अपने हाथ से इशारा किया और बैरिकेड्स लगाने का आदेश दिया। कुछ पल के लिए माहौल ठिठक गया। काफिले की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन आगे वाली एसयूवी ने रुकने के बजाय जैसे जानबूझकर बैरिकेड्स को छूते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। आरोही एक कदम आगे बढ़ी, हाथ उठाया और तेज आवाज में बोली, गाड़ी रोकिए, यह चेकिंग पॉइंट है। ड्राइवर ने आखिरकार ब्रेक लगाया। एसयूवी रुकी, लेकिन उसके साथ ही गाड़ी से उतरता हुआ घमंड भी सड़क पर फैल गया। सुरक्षा में तैनात लोग तेजी से बाहर आए। उनकी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि चेतावनी थी। और फिर उस गाड़ी का दरवाजा खुला, जिससे बाहर निकला एक ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता का नशा सिर से पांव तक चढ़ा हुआ था। राघव प्रताप सिंह, क्षेत्र का विधायक, वर्षों से राजनीति में रसूख और डर के दम पर जीने वाला आदमी। सफेद कपड़े, महंगे जूते और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसके सामने खड़ा हर इंसान उससे कमतर हो। उसने चारों ओर देखा, भीड़ को, पुलिस वालों को, और फिर उसकी नजर आकर ठहर गई उस युवा लेडी आइप्स पर। एक पल के लिए वह हंसा, वह हंसी जिसमें मजाक नहीं, तिरस्कार था। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे वाह, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहां, और आप कौन हैं मैडम? आरोही ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया, और नियमों की बात शुरू ही की थी कि राघव ने उसे बीच में ही काट दिया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम जैसी नई नई आईपीएस मुझे रोकेंगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोगों ने नजरें झुका लीं, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए। हवा में एक अजीब सा तनाव भर गया। राघव का लहजा और तीखा हो गया। मैं विधायक हूं, उसी पार्टी का जो तुम्हें यहां नौकरी देती है। तुम सरकारी नौकर हो, अपनी हद में रहो। उसकी बातें यहीं नहीं रुकीं। उसने आरोही को सिर से पांव तक घूरते हुए कहा, ये वर्दी, ये हेकड़ी, मैं चाहूं तो एक झटके में तुम्हारी नौकरी खा जाऊं, वर्दी उतरवा दूं और तुम्हें किसी कोने में चाय बेचनी पड़े। यह सिर्फ एक अफसर का अपमान नहीं था, यह एक महिला का, एक संस्था का और कानून की गरिमा का सार्वजनिक अपमान था। चारों ओर खड़े पुलिसकर्मी अवाक थे। कोई कुछ बोल नहीं पाया। हर किसी को लग रहा था कि यह वही पल है
जहां अक्सर ताकत जीत जाती है और कानून पीछे हट जाता है। लेकिन आरोही नहीं हिली। उसके चेहरे पर न डर था, न गुस्सा, सिर्फ एक गहरी, ठंडी दृढ़ता थी। उसने राघव की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस नजर में सवाल नहीं था, सिर्फ चेतावनी थी। उसी पल, बिना आवाज ऊंची किए, बिना कोई नाटकीय हरकत किए, आरोही ने कानून के उस रास्ते पर कदम रख दिया जहां से लौटना आसान नहीं होता। और वहीं शिवाजी चौक के बीचों बीच, भीड़ के सामने, यह साफ हो गया कि आज सिर्फ एक गाड़ी नहीं रोकी गई थी। आज सत्ता के अहंकार को पहली बार खुली चुनौती दी गई थी। राघव प्रताप सिंह का काफिला जैसे ही शिवाजी चौक से मुड़ा और धूल उड़ाता हुआ दूर चला गया, चौराहे पर कुछ पलों के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। वही जगह जहां कुछ मिनट पहले तक शोर, तिरस्कार और धमकियों की गूंज थी, अब अचानक भारी खामोशी में डूबी हुई थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि अभी जो हुआ वह सच था या किसी नाटक का हिस्सा। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ के चेहरे पर डर था, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में पहली बार कानून के लिए सम्मान की झलक दिखाई दे रही थी। आरोही मल्होत्रा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही स्थिर बना रहा। भीतर कहीं दिल की धड़कन तेज थी, पर उसने खुद को इसका एहसास तक नहीं होने दिया। वह जानती थी कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सत्ता के सामने खड़ा होना आसान है, लेकिन उसके बाद आने वाले दबाव को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपनी टीम की ओर देखा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अभी भी उसी जगह खड़े थे, जैसे कुछ कहने से डर रहे हों। उनके चेहरों पर सम्मान भी था और चिंता भी। तभी एक युवा कांस्टेबल, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, 2 कदम आगे आया और हल्की आवाज में बोला, मैडम, आपने सही किया। वह सिर्फ 4 शब्द थे, लेकिन आरोही के लिए उनका वजन बहुत भारी था। उसने उसकी ओर देखा, हल्का सा सिर हिलाया, जैसे बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा दिया हो। उस एक पल में उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। भीड़ में खड़ा हर इंसान चुप हो सकता है, सिस्टम का हर हिस्सा डगमगा सकता है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति सही और गलत के फर्क को समझ रहा है, तो लड़ाई पूरी तरह हारी नहीं जाती। आरोही ने अपने वायरलेस को संभाला और शांत, लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, चेकिंग जारी रहेगी, कोई भी गाड़ी नियम से ऊपर नहीं है। उसका यह वाक्य सुनकर कुछ पुलिसकर्मी सीधे खड़े हो गए, जैसे उन्हें याद दिलाया गया हो कि वे किसके लिए वर्दी पहनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हवा में फैली बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। भीड़ में खड़े कई लोग फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, विधायक से पंगा ले लिया, तो कोई धीरे से बोल रहा था, देखना, इसका ट्रांसफर पक्का है। आरोही ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि डर अक्सर सच से ज्यादा तेज फैलता है। थोड़ी ही देर में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव नहीं की। फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा। उसने फोन को जेब में वापस रख दिया। उसे अंदाजा था कि इन कॉल्स के पीछे क्या हो सकता है। अभी जवाब देना कमजोरी दिखाने जैसा होता। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई, लेकिन माहौल का तापमान और बढ़ गया। आरोही के दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या उसने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है? घर की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ गईं। माता पिता, जो गांव में रहते थे, जिनके लिए बेटी का ईपीएस बनना गर्व की बात थी, क्या वह उन्हें इस लड़ाई में घसीट रही थी? इसी उधेड़बुन में उसके कानों में अपने ट्रेनिंग के दिनों की आवाज गूंजने लगी। अकादमी के उस सीनियर अफसर की, जिसने एक दिन कहा था, जब तुम वर्दी पहनोगी, लोग तुम्हें अकेला करने की पूरी कोशिश करेंगे। उस वक्त अगर तुम खुद पर भरोसा रख पाई, तो वर्दी तुम्हें ताकत देगी। अगर नहीं, तो वही वर्दी बोझ बन जाएगी। आरोही ने आंखें बंद कर एक पल के लिए उस आवाज को महसूस किया। फिर उसने आंखें खोलीं और सामने खड़े चौराहे को देखा। वही सड़क, वही लोग, वही शोर, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अब यह सिर्फ एक ट्रैफिक चेकिंग नहीं थी, यह उस रेखा की बात थी जिसे उसने खींच दिया था। उसने अपने सिपाही को इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, जो कुछ हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, और जो रिकॉर्डिंग है,
उसे सुरक्षित रखा जाए। यह कोई आवेश में लिया गया फैसला नहीं था। यह एक सोची समझी तैयारी थी। आरोही जानती थी कि अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ हिम्मत से नहीं, सबूतों से भी लड़ना होगा। शाम होते होते चेकिंग पॉइंट हट गया। लोग अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन आरोही के लिए वह दिन खत्म नहीं हुआ था। वह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी, खिड़की से बाहर देखते हुए भीतर ही भीतर आने वाले तूफान का अंदाजा लगा रही थी। उसे यह भी पता था कि अब पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसकी हार नहीं होगी, बल्कि उस हर इंसान की हार होगी जिसने आज चुपचाप उम्मीद के साथ उसे देखा था। गाड़ी आगे बढ़ी और शहर की लाइटें जलने लगीं। आरोही ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। चाहे आगे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अब उस मोड़ से गुजर चुकी थी जहां समझौता एक विकल्प था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, डटे रहना। और यही वह छोटी सी मगर मजबूत उम्मीद थी जिसने उस दिन शिवाजी चौक पर जन्म लिया था। ठीक उसी रात, जब शहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी और सरकारी दफ्तरों की बत्तियां एक एक कर बुझने लगी थीं, आरोही मल्होत्रा अपने केबिन में अकेली बैठी थी। मेज पर फाइलें सजी थीं, लेकिन उसकी नजरें बार बार खिड़की के बाहर अंधेरे में अटक जाती थीं। दिन भर की घटनाएं जैसे किसी अदृश्य रील पर बार बार चल रही थीं। चौराहे की भीड़, राघव प्रताप सिंह की तिरस्कार भरी हंसी, और वह क्षण जब उसने आंखों में आंखें डालकर कानून की बात कही थी। अब उस साहस के बाद जो सन्नाटा था, वही सबसे भारी लग रहा था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार नंबर जाना पहचाना था। उसने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज आई, शांत, लेकिन उसमें छुपी चेतावनी साफ थी। आरोही, मामला बेवजह बढ़ रहा है। विधायक जी बड़े आदमी हैं, ऊपर से दबाव है। बेहतर होगा कि तुम इसे यहीं खत्म कर दो। आवाज में दोस्ताना लहजा था, मगर शब्दों के पीछे की मंशा उसे साफ दिख रही थी। आरोही ने कुछ पल चुप रहकर सांस ली। सर, जो हुआ वह सार्वजनिक जगह पर हुआ। नियमों का उल्लंघन था और धमकी दी गई। मैं कैसे अनदेखा कर दूं? उसकी आवाज में विनम्रता थी, पर झिझक नहीं। दूसरी तरफ से हल्की खांसी की आवाज आई। देखो, करियर अभी शुरू हुआ है। ट्रांसफर, इंक्वायरी, ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। सोच समझकर कदम उठाओ। कॉल कट हो गया, लेकिन कमरे में दबाव और घना हो गया। आरोही कुर्सी से उठी और कमरे में टहलने लगी। दिमाग के भीतर दो रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। पहला, आसान रास्ता मामले को छोटा कर देना, एक रिपोर्ट लिख देना कि गलतफहमी हुई और आगे बढ़ जाना। इससे उसकी नौकरी सुरक्षित रहती, परिवार चैन से सो पाता और सिस्टम उसे परेशान नहीं करता। दूसरा रास्ता कठिन, अकेला और अनिश्चित। वह रास्ता जिसमें सच के साथ खड़े रहना था, भले ही कीमत चुकानी पड़े। उसी उधेड़बुन में उसका फोन फिर बजा। इस बार कॉल घर से था। मां की आवाज आई, चिंता से भरी हुई। बेटा, टीवी पर तुम्हारा नाम चल रहा है। सब ठीक तो है ना? लोग कुछ भी बोल रहे हैं। आरोही ने उन्हें ढांढस बंधाया, मगर भीतर कहीं दिल कस गया। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही। कॉल खत्म होते ही उसने मेज पर रखी फाइल खोली। वीडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव उसकी हथेली में ठंडी सी लग रही थी। यह छोटा सा टुकड़ा अब उसकी ढाल भी था और तलवार भी। वह जानती थी कि बिना सबूत के हिम्मत भी बेकार हो जाती है। उसने रिकॉर्डिंग को 2 बार चेक किया, फाइलों के नाम ठीक किए, टाइम स्टैंप देखे। हर सेकंड साफ था, हर शब्द दर्ज। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सब इंस्पेक्टर भीतर आया। उसकी आंखों में संकोच था। मैडम, ऊपर से फिर फोन आया है। कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो सिर्फ चेतावनी देकर मामला निपटा दिया जाए। वह बोलते बोलते रुक गया, जैसे खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो कि यह सलाह है या दबाव। आरोही ने उसकी ओर देखा। और तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कानून के हिसाब से एफआईआर बनती है, बस। यही वह क्षण था। आरोही को लगा जैसे भीतर की उलझन एक बिंदु पर आकर ठहर गई हो। उसने कुर्सी खींची, बैठी और कागज आगे बढ़ा दिए। तो फिर वही करेंगे, उसने कहा। आवाज में न आवेश था, न डर, सिर्फ निर्णय। कलम उठी, स्याही कागज पर बहने लगी। शब्दों के साथ साथ उसके भीतर का बोझ भी किसी हद तक हल्का होने लगा।
धाराएं लिखी गईं, घटनाक्रम दर्ज हुआ, और हर वाक्य के साथ यह साफ होता गया कि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। रात गहराती गई। बाहर सायरन की दूर दूर तक आती आवाजें शहर की बेचैनी बयां कर रही थीं। एफआईआर पूरी हुई। आरोही ने हस्ताक्षर किए और फाइल बंद कर दी। एक पल के लिए उसने आंखें मूंदी। उसे पता था कि सुबह क्या लेकर आएगी, अखबारों की सुर्खियां, फोन कॉल्स और शायद और भी सख्त दबाव। वह खड़ी हुई, वर्दी को ठीक किया और कमरे की लाइट बंद कर दी। गलियारे में कदमों की गूंज उसके साथ साथ चल रही थी। बाहर निकलते समय उसने आसमान की ओर देखा। बादल छाए थे, लेकिन कहीं कहीं चांद की हल्की रोशनी झांक रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर आज नहीं तो कब? और उसी सवाल के साथ वह आगे बढ़ गई। उस रात किसी ने तालियां नहीं बजाईं, कोई कैमरा सामने नहीं था और कोई उसे हीरो नहीं कह रहा था। लेकिन उसी खामोशी में उसने वह फैसला कर लिया था जो अक्सर सबसे कठिन होता है। सही और सुरक्षित के बीच उसने सही को चुना था, और यही चुनाव आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। एफआईआर दर्ज होने के बाद के दिन आरोही मल्होत्रा के जीवन के सबसे लंबे और सबसे भारी दिन बन गए। बाहर से देखने वाले को लगता था कि सब कुछ सामान्य है। वह रोज की तरह वर्दी पहनकर दफ्तर जाती थी, फाइलें देखती थी, आदेश देती थी। लेकिन भीतर हर पल एक अदृश्य दबाव उसकी छाती पर बैठा रहता था। ऐसा दबाव जो न दिखता था, न सुनाई देता था, मगर सांस लेना मुश्किल कर देता था। सुबह की शुरुआत फोन की लगातार बजती घंटियों से होने लगी थी। कुछ नंबर अनजान होते, कुछ जान पहचान के। कभी कोई सीधे धमकी देता तो कभी मीठे शब्दों में समझाने की कोशिश करता। आप समझदार अफसर हैं, इतना बड़ा मामला क्यों बनाना? अपने करियर के बारे में सोचिए। ये वाक्य दिन में कई बार उसके कानों में पड़ते। आरोही हर कॉल सुनती, लेकिन ज्यादातर का जवाब नहीं देती। वह जानती थी कि हर जवाब एक कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दफ्तर का माहौल भी बदल चुका था। जिन सहकर्मियों के साथ वह हंसी मजाक में चाय पीती थी, वे अब दूरी बनाकर बात करने लगे थे। कोई फाइल रखते वक्त नजरें चुरा लेता, कोई जरूरी बात भी संदेश के जरिए करता। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन उससे ज्यादा डर। डर कि कहीं उसका साथ देना उन्हें भी मुश्किल में न डाल दे। आरोही यह सब देखती थी, समझती थी और चुप रहती थी। वह किसी से शिकायत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि डर इंसानों को बुरा नहीं, बस कमजोर बना देता है। मीडिया ने भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। कुछ चैनलों पर वह ईमानदार लेडी ईपीएस बन चुकी थी, तो कुछ जगहों पर उस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वह जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही थीं। कोई उसके साहस की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था। एक महिला अधिकारी होना इस लड़ाई को और भी कठिन बना रहा था। हर आलोचना में कानून से ज्यादा उसके लिंग को निशाना बनाया जा रहा था। शाम को जब वह घर लौटती, तो थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती थी। कमरे की खामोशी उसे काटने लगती। टीवी बंद रहता, फोन साइलेंट पर। वह अक्सर बालकनी में खड़ी होकर नीचे सड़क को देखती रहती, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल रहते। उसे लगता जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और वह किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं अटकी हुई है। एक रात उसकी मां का फोन आया। आवाज में डर छुपा नहीं था। बेटा, गांव में लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तूने बहुत बड़े आदमी से दुश्मनी ले ली है। आरोही ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कॉल खत्म होते ही उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि उसकी लड़ाई का बोझ उसके अपनों तक पहुंच चुका है। नींद अब एक मेहमान की तरह आती थी, कभी कभार, थोड़ी देर के लिए। ज्यादातर रातें करवटें बदलते बीत जातीं। आंखें बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता, शिवाजी चौक, भीड़, राघव प्रताप सिंह की आवाज। कभी कभी उसे लगता जैसे वह फिर उसी चौराहे पर खड़ी है और सब कुछ दोबारा हो रहा है। वह पसीने में भीगकर उठ बैठती और घड़ी देखती, जो रात के 2 या 3 बजा रही होती। इन दिनों में कई बार उसे आसान रास्ता याद आया। वह रास्ता जहां एक छोटा सा समझौता सब कुछ खत्म कर सकता था। कोई औपचारिक माफी, कोई नरम बयान, और जिंदगी फिर पटरी पर लौट आती। लेकिन हर बार जब यह ख्याल आता, उसके भीतर कुछ कस जाता।
उसे याद आता कि अगर वह पीछे हट गई तो उस दिन चौराहे पर खड़े उन तमाम लोगों को क्या जवाब देगी जो चुप थे लेकिन देख रहे थे। दबाव सिर्फ मानसिक नहीं था, काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया था। एक के बाद एक फाइलें, अचानक निरीक्षण, देर रात तक बैठकों का सिलसिला, जैसे सिस्टम उसे थका देना चाहता हो, तोड़ देना चाहता हो। लेकिन आरोही हर सुबह समय पर उठती, वर्दी पहनती और आईने में खुद को देखती। वह खुद से कुछ नहीं कहती, बस एक गहरी सांस लेती और बाहर निकल जाती। एक दिन दफ्तर के गलियारे में उसे एक बुजुर्ग कर्मचारी मिला। वह चुपचाप उसके पास आया और बोला, मैडम, मैंने बहुत अफसर देखे हैं, ज्यादातर डर के आगे झुक जाते हैं, आप मत झुकिए। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन उस दिन आरोही को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। फिर भी सच यही था कि इन दिनों में कहीं भी न्याय नजर नहीं आ रहा था। न अदालत में कोई फैसला हुआ था, न सत्ता के गलियारों में कोई हलचल, सिर्फ इंतजार था, और उस इंतजार में घुलता हुआ धैर्य। कई बार उसे लगा कि शायद यही इस लड़ाई का सबसे कठिन हिस्सा है, जब कुछ भी साफ नहीं होता, जब न हार दिखती है न जीत। एक शाम वह अकेली अपने केबिन में बैठी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की से टकराती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसने मेज पर रखी फाइल को देखा, उसी एफआईआर की कॉपी जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसने उसे छुआ, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि यह लड़ाई किसी अहंकार की नहीं, किसी बदले की नहीं, बल्कि उस एक पल की है जब कानून को झुकाने की कोशिश की गई थी। उस रात उसने पहली बार खुद से यह नहीं पूछा कि वह कब तक टिक पाएगी। उसने सिर्फ इतना सोचा कि जब तक संभव हो वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों न हो, चाहे इस अंधेरे में अभी कोई रोशनी न दिख रही हो। क्योंकि उसे अब यह साफ समझ में आ चुका था कि हर लड़ाई में सबसे पहले इंसान को अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, और अगर वह इस अकेलेपन को सहन कर गई तो शायद कहीं आगे चलकर न्याय भी अपना रास्ता खुद बना लेगा। जिस दिन आरोही मल्होत्रा की एफआईआर सार्वजनिक हुई, उसी दिन पूरे शहर की हवा बदल गई। जो बात अब तक गलियारों और फोन कॉल्स तक सीमित थी, वह अचानक अखबारों की सुर्खियां बन गई। सुबह होते ही टीवी चैनलों पर वही वीडियो चलने लगा। शिवाजी चौक, भीड़, लाल बत्ती वाली गाड़ी और विधायक की वह आवाज, जो अब किसी स्क्रिप्ट की तरह बार बार दोहराई जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह आवाज ताकत की नहीं, बल्कि सबूत की तरह सुनाई दे रही थी। लोग रुककर देखने लगे। वही लोग जो उस दिन चौराहे पर चुप थे, अब स्क्रीन के सामने खड़े थे। किसी ने पहली बार साफ साफ सुना कि कैसे एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक महिला अधिकारी को सरेआम धमका रहा था, वर्दी उतरवा दूंगा। यह वाक्य अब सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक सवाल बन चुका था। सवाल सत्ता से, सवाल व्यवस्था से। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ घंटे पहले तक जो अकाउंट्स आरोही पर उंगली उठा रहे थे, वही अब चुप हो गए। हैशटैग बदल गए, चर्चाओं की दिशा बदल गई। लोग पूछने लगे कि अगर आज एक ईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। इधर सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। राघव प्रताप सिंह के चेहरे से वह आत्मविश्वास गायब होने लगा जो हमेशा उसके साथ रहता था। फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन इस बार आवाजों में गुस्सा नहीं, चिंता थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह मामला उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। आरोही के लिए यह समय राहत का नहीं था, यह सिर्फ एक मोड़ था। वह जानती थी कि जब तक अदालत कुछ नहीं कहती, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। वह रोज की तरह दफ्तर पहुंची, लेकिन अब हर कदम पर कैमरे थे। हर बयान को तोला जा रहा था। वह किसी भी तरह का नाटकीय व्यवहार नहीं चाहती थी। उसका विश्वास कानून में था, न कि सुर्खियों में। कुछ ही दिनों में मामला अदालत पहुंच गया। राघव प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट परिसर उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। पत्रकार, वकील, आम लोग, सबकी निगाहें एक ही दरवाजे पर टिकी थीं। आरोही पहली बार अदालत में गवाह के रूप में खड़ी थी। यह जगह सड़क से अलग थी, लेकिन दबाव उतना ही था। यहां भी सवाल थे, यहां भी नजरें थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां शोर नहीं था, बल्कि एक गंभीर खामोशी थी। राघव प्रताप सिंह अपने वकीलों की फौज के साथ पेश हुआ। महंगे सूट,
आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर वही पुरानी अकड़, लेकिन अब उसमें पहले जैसी धार नहीं थी। उसके वकील ने दलीलें दीं। कहा गया कि यह सब एक गलतफहमी थी कि अधिकारी ने जानबूझकर मामले को बढ़ाया कि वीडियो के कुछ हिस्से संदर्भ से काटे गए हैं। आरोही ने यह सब बिना किसी प्रतिक्रिया के सुना। जब उसका बयान दर्ज किया गया तो उसने न ऊंची आवाज में बात की, न किसी पर आरोप लगाया। उसने सिर्फ वही कहा जो उसने देखा था, जो उसने सुना था। उसकी आवाज स्थिर थी, हर शब्द में संयम था। फिर वह क्षण आया जिसने पूरे कोर्टरूम का माहौल बदल दिया। वीडियो साक्ष्य को स्क्रीन पर चलाया गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर आवाज आई, वही आवाज जो अब शहर के हर कोने में पहचानी जा चुकी थी। शब्द साफ थे, भाव साफ थे। न कोई एडिटिंग, न कोई तोड़ मरोड़। कोर्टरूम में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया। राघव प्रताप सिंह की कुर्सी पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके वकील के चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं रहा। इसके बाद गवाह आए। पुलिसकर्मी जो उस दिन चौराहे पर मौजूद थे, कुछ आम नागरिक जिन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। सबके बयान अलग अलग थे, लेकिन सच्चाई एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। न्यायाधीश ने ध्यान से सब सुना। सवाल पूछे गए। हर सवाल के साथ यह साफ होता गया कि मामला सिर्फ एक अफसर और एक विधायक के बीच का नहीं है। यह उस रेखा का मामला है जिसे सत्ता ने पार करने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान बाहर भी माहौल गर्म था। अदालत के बाहर लोग जमा होने लगे। कोई नारे नहीं थे, कोई हंगामा नहीं था, लेकिन एक मौन समर्थन था। लोग खड़े थे, इंतजार में। आरोही जब कोर्ट से बाहर निकली तो उसने किसी की ओर नहीं देखा, न कैमरों की तरफ, न भीड़ की तरफ। वह जानती थी कि असली फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन भीतर कहीं उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह दीवार जो अब तक उसके सामने खड़ी थी, उसमें दरार पड़ चुकी है। दिन बीतते गए, बहसें जारी रहीं। हर तारीख के साथ दबाव बदलता रहा, लेकिन दिशा अब साफ थी। सच अब अकेला नहीं था। उसके साथ सबूत थे, गवाह थे और समाज की निगाह थी। और फिर वह दिन आया जब कोर्टरूम में वह भारी खामोशी फिर लौट आई। न्यायाधीश ने फाइल बंद की, नजरें उठाईं और कहना शुरू किया। हर शब्द धीरे धीरे, साफ साफ बोला जा रहा था। यह स्पष्ट था कि अदालत अब सिर्फ कानून नहीं देख रही, बल्कि उस जिम्मेदारी को भी देख रही है जो सत्ता के साथ आती है। आरोही की सांसें थमी हुई थीं। उसने हाथों को आपस में बांध रखा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे शहर भी इस फैसले का इंतजार कर रहा हो। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह उस भरोसे के लिए था जिसे उस दिन शिवाजी चौक पर ठेस पहुंची थी। और जैसे जैसे न्यायाधीश के शब्द आगे बढ़ते गए, यह साफ होता गया कि अब यह लड़ाई एक नई दिशा में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि इस बार कानून पीछे नहीं हट रहा था। फैसले के दिन कोर्टरूम में सन्नाटा ऐसा था जैसे हर सांस भी इजाजत लेकर चल रही हो। न्यायाधीश की आवाज जब अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ी तो किसी ने भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की। शब्द भारी थे, लेकिन उनमें उत्तेजना नहीं थी, सिर्फ तथ्य थे। कानून था और वह मर्यादा थी जिसे लंबे समय से सत्ता ने हल्के में लेना शुरू कर दिया था। अदालत ने साफ कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक रूप से एक महिला अधिकारी को धमकाना, अपमानित करना और सरकारी कार्य में बाधा डालना सिर्फ व्यक्तिगत दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। जब राघव प्रताप सिंह को दोषी ठहराया गया तो कोर्टरूम में कोई शोर नहीं मचा, न ताली न नारे। लेकिन उसी खामोशी में एक बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। वह आदमी जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज कानून के सामने खड़ा था, बिना किसी ढाल के। उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था जो शिवाजी चौक पर दिखा था। वहां सिर्फ खालीपन था। और शायद पहली बार यह एहसास कि ताकत हमेशा सुरक्षा नहीं देती। आरोही मल्होत्रा ने फैसला सुना और आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली। यह जीत का जश्न नहीं था, यह राहत थी। उस बोझ से राहत जो महीनों से उसके भीतर जमा हो रहा था। उसने किसी की तरफ देखा नहीं, किसी की ओर मुस्कुराई नहीं। वह जानती थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट से बाहर निकलते ही कैमरों की भीड़ थी। सवाल हवा में तैर रहे थे। आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या यह महिलाओं की जीत है
क्या आप खुद को हीरो मानती हैं? आरोही कुछ पल रुकी, फिर सिर्फ इतना कहा, यह किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, यह कानून के सही समय पर खड़े होने की जीत है। और इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। अगले कुछ दिनों में शहर का माहौल बदला सा था। वही सड़कें, वही दफ्तर, वही लोग, लेकिन बातचीत का लहजा अलग हो गया था। चाय की दुकानों पर, बस स्टॉप पर, घरों में हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर एक युवा लेडी आईपीएस यह कर सकती है, तो क्या आम आदमी भी कानून के लिए खड़ा हो सकता है? राघव प्रताप सिंह का राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो चुका था। पार्टी ने दूरी बना ली। जो लोग कल तक उसके साथ खड़े थे, वे आज पहचानने से भी कतराने लगे। सत्ता का सबसे बड़ा सच यही होता है, जब तक वह है, सब साथ होते हैं, और जैसे ही वह जाती है, इंसान अकेला रह जाता है। आरोही की जिंदगी में भी सब कुछ अचानक आसान नहीं हो गया। काम वही था, जिम्मेदारियां वही थीं, लेकिन अब उसकी चाल में वह बोझ नहीं था जो पहले था। लोग उससे बात करते समय आंखें मिलाने लगे थे। दफ्तर के गलियारों में अब डर की जगह सम्मान की फुसफुसाहट थी। एक शाम वह फिर उसी शिवाजी चौक से गुजरी। ट्रैफिक वही था, शोर वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, उस जगह को जहां कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। अब वहां कोई निशान नहीं था, लेकिन उस पल की याद हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने सोचा, अगर उस दिन वह एक कदम पीछे हट जाती, तो शायद आज यह चौक भी कुछ और होता, और वह खुद भी। कभी कभी इतिहास बहुत छोटे फैसलों से बनता है, एक हां या एक नहीं से। घर लौटकर उसने वर्दी उतारी और कुर्सी पर बैठ गई। आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें एक नई शांति थी। उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना था। उसने जो किया, वह इसलिए नहीं किया कि लोग तालियां बजाएं, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि सही और गलत के बीच उसने सही को चुना। उस रात उसे पहली बार महीनों बाद गहरी नींद आई, बिना किसी डर के, बिना किसी आवाज के, जैसे मन ने मान लिया हो कि उसने अपना फर्ज निभा दिया है। यह कहानी सिर्फ एक विधायक और एक ईपीएस अधिकारी की नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जो कभी न कभी किसी ताकतवर के सामने छोटा महसूस करता है। यह याद दिलाने की कहानी है कि कानून की असली ताकत किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो उसे लागू करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको लगता है कि समाज में बदलाव सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे मगर साहसी कदमों से आता है, अगर आप मानते हैं कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, तो इस कहानी को आगे पहुंचाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसे ही सच्चे, भावनात्मक और हिम्मत से भरे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और को सही के लिए खड़े होने की ताकत दे सकती है, क्योंकि जब एक इंसान खड़ा होता है, तो वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ कानून खड़ा हो जाता है।